नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ और आप हमारे सभी वीडियो को जो कि आने वाले हैं उनको देख पाएँ। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक जिसका नाम है संधि। संधि जिससे कि हर बार में प्रश्न बनते हैं और ये हमें परेशान भी बहुत करती है। तो आज हम संधि को इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हम देखते ही, शब्द को देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है और किस तरह से इसे हमें पहचानना है। ये सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं संधि को पढ़ना। तो संधि, देखिए संधि क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहले हमें अर्थ जानना होता है, तो हम ये जानते हैं कि संधि क्या है। ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ या मेल। तो संधि का क्या अर्थ हुआ? जोड़ या मेल। आगे कहता है कि संधि में जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। क्या कहते हैं कि संधि में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उससे जो विकार या परिवर्तन होता है, अब चाहे हम परिवर्तन कहें चाहे हम विकार कहें, तो उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। आगे कहता है कि भाषा में जब दो शब्द, ध्यान से पढ़िएगा कि भाषा में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद या शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है कि जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा पद या शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, ये दोनों जब मिलते हैं तो इससे जो परिवर्तन होता है वही हमारा संधि कहलाता है। तो अब तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपकी कि संधि क्या होती है। तो जो दो हमारे शब्द होते हैं उनमें से पहले शब्द का आखिरी वर्ण और अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन्हें ही हम संधि कहते हैं। इनसे कुछ परिवर्तन तो होगा ही, जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो इससे कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा ही शब्द में, तो उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। अब आते हैं हम संधि के भेद पर। तो संधि के कितने भेद? संधि के केवल 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तो हम सभी लगभग जानते हैं, शुरू से बचपन से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं। बहुत छोटे कक्षा 9-10 में भी ये पढ़ाया जाता है कि संधि के भेद 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम पढ़ते हैं अपनी स्वर संधि को। तो स्वर संधि क्या है? देखिए, स्वर संधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये स्वर संधि क्या होती है। सबसे पहले साथियों, आपको ये जानना होगा कि स्वर क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो स्वर कौन से होते हैं? आ ई उ ऋ ए ओ औ अंग आहा। तो हमारे पास ये 11 स्वर होते हैं। तो ये 11 जो स्वर होते हैं, इन स्वरों में ही जब आपस में परिवर्तन होता है, उनके मेल से ही जो बनता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से, क्या कहता है? दो स्वरों के परस्पर मेल से दोनों स्वरों में विकार या रूप परिवर्तन होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। क्या होता है कि जब हमारे दो स्वर आपस में आ जाते हैं, दो स्वर एक से ही, जैसे कि आ, पहले शब्द में भी आ आए, दूसरे शब्द में भी आ आए, मतलब सजातीय होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं, एक ही स्वर दोनों शब्दों में आना चाहिए, तो वहाँ पर हमारी होगी स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? देखिए कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण संधि, और हमारी है अयादि स्वर संधि। ये हमारे 5 भेद हो जाते हैं स्वर संधि के। अब आज हम दीर्घ और गुण को, क्योंकि साथियों ये लंबा टॉपिक है, इसे हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं
इसीलिए आज हम केवल 2 संधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली है दीर्घ संधि और दूसरी है गुण संधि। और साथियों, आज का पढ़ने के बाद आपको ये कभी भी ये डाउट नहीं आएगा कि हमें किसी भी शब्द में ये पहचानना हो कि कौन सी संधि है, तो आप बिना एकदम कुछ सोचे फटाक से आप बता सकते हैं कि इस शब्द में ये संधि हमारी है। अधिकांशतः पेपरों में यही पूछा जाता है, हमारी परीक्षा में एक शब्द दे देता है और पूछता है हमसे कि इस शब्द में कौन सी संधि है, वह हमें बतानी होती है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बिल्कुल ही सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप शब्द को देखते ही तुरंत बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले दीर्घ स्वर संधि और फिर उसके बाद गुण स्वर संधि। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम अपनी दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए इसका सूत्र होता है, क्या है दीर्घ स्वर संधि का सूत्र। कभी कभी ये सूत्र भी पूछ लेता है, तो हम कोई भी चीज़ छोड़ने वाले बिल्कुल हैं नहीं। कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारी परीक्षाओं में आती हो हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है अका सवर्णे दीर्घा। अका सवर्णे दीर्घा। अब क्या कहती है हमारी दीर्घ संधि? दीर्घ संधि कहती है कि जब एक स्वर के, क्या कहता है ध्यान से देखें, कि जब एक स्वर के 2 ह्रस्व या दीर्घ, 2 आने चाहिए, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या दीर्घ या ह्रस्व, या फिर दोनों समान हो, एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ वर्ण हो जाता है। अब हमें यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि चाहे दोनों ह्रस्व हों, चाहे दोनों दीर्घ हों, या फिर पहला ह्रस्व हो या दूसरा दीर्घ हो, या पहला दीर्घ हो दूसरा ह्रस्व हो, कुछ भी आ जाए, बस हमारा वहाँ पर क्या होगा, दोनों को मिलाकर हमारा दीर्घ वर्ण हो जाता है। हमें इस दीर्घ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। दीर्घ का मतलब है बड़ा। अब दीर्घ वर्ण हमारे कौन से होते हैं, कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋ, ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। तो अब हम इनके बारे में बहुत अच्छे से जानें कि क्या होता है आगे दीर्घ स्वर संधि में। देखिए क्या कहती है हमारी दीर्घ स्वर संधि कि हमारे पहले शब्द के आ मिले हमें, ई हो या ऊ हो, उससे, और जबकि दूसरे शब्द में चाहे तो आ हो, ई हो या ऊ हो, तो हमारा क्या हो जाता है, आ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, ऊ का ऊ हो जाएगा। साथ में यदि ऋ आता है तो ऋ का ऋ ही रहता है। समझ में आ गया होगा आपकी कि चाहे हमारा पहला वर्ण हो आ, चाहे हो ई, चाहे हो ऊ, और दूसरे वर्ण में आ हो, ई हो, ऊ हो, कुछ भी हो, मिलकर जब दोनों ये मिलते हैं तो हमारा दीर्घ वर्ण हो जाता है। हमने पीछे पढ़ा था कि दोनों को मिलाकर हमारा दीर्घ वर्ण हो जाता है। देखिए और अच्छे से समझिए, जैसे कि देखिए लिखा हुआ है आ, तो इसका हो जाएगा आ। अगर ई आती है तो ई हो जाएगा, ऊ होता है तो ऊ हो जाएगा, और यदि ऋ है तो ऋ का ऋ ही रहेगा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला है आ प्लस आ बराबर आ, अर्थात जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ होगा तो दोनों मिलकर हमारे क्या बन जाएंगे, बड़ा आ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण क्या लिखा है, पहला है सत्य प्लस अर्थी। अब सत्य या में हमारा आ आया, सत्य में हमारा क्या आता है, आखिरी में हमारा आ है, और आ अर्थी, तो आ और आ मिलकर यहाँ पर क्या हो गया, सत्यार्थी। ये देखिए बीच में जो हमारी आ की मात्रा लगी है, अगर हमें बड़ा आ लिखना होता है तो हम इसी तरह से मात्रा लगाकर ही तो बड़ा आ की मात्रा लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया सत्यार्थी। इसी तरह से शरण प्लस अर्थी, तो क्या हो गया हमारा शरणार्थी। आपको ध्यान बस यही रखना है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आ हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आ हो, दोनों मिलाकर बड़ा आ हो जाता है हमारा। इसी तरह से यदि आ और आ है तो भी हमारा आ होगा, जैसे कदा प्लस अपी। कदा यह हमारे बड़ा आ है और ये आ अपी आ है, तो मिलकर क्या हो गया, कदापि।
दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया, इसका बड़ा आ कर दिया, हो गया हमारा कदापि। इसी तरह से दीक्षा प्लस अंत। अब दीक्षा में हमारा बड़ा आ है और आ अंत में आ है, तो दोनों मिलाकर हो गया दीक्षांत। अब हम देखते हैं यदि हमारा बड़ा आ और दो पहले शब्द का भी अंतिम वर्ण बड़ा आ है और ये भी बड़ा आ है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलाकर भी बड़ा आ होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि विद्या, यहाँ पर आ प्लस आलय, आ मिलकर क्या हो गया, विद्यालय, विद्यालय। तो यहाँ पर दोनों आ मिलकर एक ही आ बड़ा आ हो जाता है हमारा। इसी तरह से महा प्लस आत्मा। अब महा में हमारा बड़ा आ और आत्मा में भी आ, तो दोनों मिलकर हो गया बड़ा आ। हमने यहाँ पर ये बड़ा आ के मात्रा लगाई है, तो ये हो गया महात्मा। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि जो भी हो यहाँ पर हमारा बड़ा ही दीर्घ वर्ण हमारा बन रहा है। अब हम देखते हैं क्या कि इसी तरह से ई और ई, ये क्या हो जाता है, ई और ई मिली तो क्या हो गई हमारी बड़ी ई। अगर बड़ी ई है पहले में और दूसरे वर्ण के दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ई है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई होगी। जैसे मही प्लस इंद्र, मही बड़ी ई और इंद्र में छोटी ई, दोनों मिलकर हो गई महींद्र। इसी तरह से नारी प्लस इंद्र, नारी बड़ी ई और इंद्र, दोनों मिलकर हो गया नरेंद्र। इसी तरह से ई और प्लस ई, छोटी ई बड़ी ई, ये दोनों मिलकर भी बन जाती हैं बड़ी ई। तो क्या है, देखिए कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, ये दोनों क्या हो गया कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर कवीश्वर। यहाँ पर देखिए छोटी ई है, छोटी की मात्रा जो हमने लगाई है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर छोटी ई है और ये हमारी बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर हो गई कवीश्वर। यहाँ पर परि अर्थात छोटी की मात्रा परि, यहाँ बड़ी ई, तो क्या हो गया परि प्लस ईक्षा अर्थात परीक्षा। अब इसी तरह से ऊ पर आते हैं हम, तो ऊ प्लस ऊ अर्थात बड़ा ऊ, तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए लघु, छोटे ऊ की मात्रा है मतलब यहाँ पर हमारा छोटा ऊ है, आगे हमारा बड़ा ऊ है, तो दोनों मिलकर हो जाता है बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा लघु प्लस उर्मी अर्थात लघुर्मी। धातु छोटे ऊ की मात्रा अर्थात छोटा ऊ और ऊष्मा छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर हो गया धातुष्मा, धातुष्मा। ऐसे ही अब हमने क्या पढ़ा था, ऋर का ऋर ही रहता है, इस जैसे कि पितृ, ऋर की आवाज़ आ रही है, आपने सुना होगा ऋर पितृ, ऋर प्लस ऋर बराबर पितृण, पितृण ऋर ही रहेगा हमारा, पितृ प्लस ऋण पितृण। आगे आ गया मातृ प्लस ऋण मातृण। अब देखिए इसमें क्या है, पहचानने का तरीका। अब हम देखते हैं कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। अगर हमारे सामने शब्द आते हैं तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। देखिए हमें क्या याद रखना है, केवल जहाँ हमारे शब्द में हमें बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी और बड़ा ऊ मिलेगा, जहाँ पर ये तीनों वर्ण हमें मिल जाएंगे हमें ये तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अब देखिए जैसे कि पहला उदाहरण क्या दिया है, धर्मार्थ, आ का यहाँ पर है, आ की मात्रा है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, हम तुरंत पहचानेंगे क्या है, दीर्घ स्वर संधि। स्वार्थी, आ फिर से वही हमारी वीरांगना, आ की आवाज़ आ रही है, आ तो वीरांगना। और ये भी हमें ध्यान रखना है ये हमेशा बीच में होगा, जो हमारी ये मात्राएं होंगी ये हमेशा बीच में होंगी, क्योंकि हम दो शब्दों को जोड़ेंगे तो हम बीच में ही से तो जोड़ेंगे, तो जो हम बीच में से जोड़ेंगे तो मात्रा हमारी वहीं पर आएगी। इसी तरह से देवालय, आ की आवाज़ आ रही है आपको, देवालय, तो हमारा क्या हुआ, बीच में हमारी आ की मात्रा है, तो ये हो गया, यहाँ भी हमारी वही है। अब आते हैं कवींद्र, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो हमारा हो गई, क्या हो गई, जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी हमें तुरंत पता है हमारी दीर्घ स्वर संधि है। परीक्षार्थी, बड़ी ई की मात्रा मतलब दीर्घ स्वर संधि। सीमांत, सीमांत, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि। दिशांतर, आ की मात्रा आ रही है मतलब दीर्घ स्वर संधि। बधूर्मी, अब देखिए ऋ की आवाज़ आ रही है हमें, बधूर्मी, बधूर्मी ऋ
अर्थात दीर्घ स्वर संधि। अब आता है बधूपकार, बधूपकार, तो बधू बड़े ऊ की मात्रा, तो बधूपकार में क्या हो गई हमारी, ये भी हमारी दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो आप बस ये ध्यान रखें कि जहाँ पर हमें बीच में ये आ मिल जाए, ई मिल जाए और ऊ मिल जाए, वहाँ पर हमारी कौन सी मात्रा होने वाली है, दीर्घ स्वर संधि होने वाली है। जहाँ पर ये मात्राएं वहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि। आइए आगे देखते हैं। अब हमने प्रैक्टिस के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी लिए हुए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। देखिए पहला क्या है, अभय प्रण प्लस आरण्य, अभय प्लस आरण्य, यानी कि आ प्लस आ हमारा क्या हो गया, बड़ा आ, तो ये क्या हो गया, अभयारण्य। अभय प्लस अरण्य, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, तो ये हमारा हो गया अभयारण्य। शरण प्लस आगत, शरण प्लस आगत, आ प्लस आ बड़ा आ, तो क्या हो गया, शरणागत। हरि प्लस ईश, अर्थात ई प्लस ई बराबर हो गई बड़ी ई, तो क्या हो गया, हरीश। सती प्लस ईश, अर्थात ई और ई दोनों मिलकर हो गई बड़ी ई, तो क्या हो गया, सतीश। भानु प्लस उदय, छोटा ऊ बन गया बड़ा ऊ, तो क्या हो गया, भानुदय। सिंधु प्लस उर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ और बराबर हो गया बड़ा ऊ, तो क्या हो जाता है, सिंधूर्मी। भू प्लस ऊर्जित, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बना बड़ा ऊ, तो ये हो गया भूर्जित। चरण प्लस अमृत, यानी कि आ प्लस आ हो गया बड़ा आ, तो क्या हो गया, चरणामृत। गिरि प्लस ईश, यहाँ पर देखिए गिरि छोटी की मात्रा, ईश ई प्लस ई अर्थात हो गया गिरीश। अब नदी प्लस ईश में हमेशा बड़ी ई ही बनती है, ये आप ध्यान रखेंगे। जहाँ पर भी ईश शब्द लिखा होगा वहाँ पर बड़ी ई बनेगी हमारी। तो नदी प्लस ईश अर्थात ई प्लस ई और बराबर ई, तो क्या हो गया, नदीश। मंजू प्लस ऊषा, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, तो हो गया मंजूषा। शिव प्लस आलय, आ प्लस आ, तो क्या बना, बड़ा आ, हो गया हमारा शिवालय। पृथ्वी प्लस ईश, तो बराबर हो गया क्या हमारा, बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तो क्या हो गया, पृथ्वीश। तो साथियों इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद में, इतने सारे उदाहरण देखने के बाद में पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर हमारा आ जाए, जहाँ पर हमारा ई आ जाए बड़ी ई, और जहाँ पर हमारा बड़ा ऊ आ जाए, बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये अगर तीनों हमें मिल जाते हैं तो हमारी कौन सी संधि होगी, ये हमारी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, तो हमें बस यही ध्यान रखना है। अब उम्मीद है कि आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि बड़े का मतलब क्या हुआ, दीर्घ का मतलब हुआ बड़ा, तो जहाँ पर बड़ी मात्रा वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। अब हम पढ़ते हैं अपनी गुण संधि को। अब गुण संधि पर आते हैं। तो गुण संधि का हमारा सूत्र है क्या, हमें सूत्र भी देखना है। गुण संधि का सूत्र है हमारा आद गुणा, आद गुणा इसका सूत्र है। और इसमें क्या होता है, आ पहले शब्द में अगर क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है आ और दूसरे का ई, तो हो जाएगा ए। आ प्लस ई ए, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस ऊ औ, और आ या आ के बाद में ऋ है तो उसका अर हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं क्या क्या है, देखिए पहला है आ प्लस ई बराबर ए। देखिए क्या लिखा है, देव प्लस इंद्र, तो क्या हो गया हमारा, देवेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। सुर आखिर में आ है और प्लस इंद्र यानी कि सुरेंद्र। और स्व प्लस इच्छा, तो हमारा क्या बन जाता है, स्वेच्छा। अब यहाँ पर आपने देखा सब में हमारी एक ही मात्रा हमें मिल रही है। इसी तरह से महा प्लस इंद्र, तो हो गया महेंद्र। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र। इनमें भी देखिए सब में हमें एक ही मात्रा मिल रही है। अब हम आते हैं आ प्लस ऊ वाले पे। तो आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। आ प्लस ऊ बराबर ओ। देखिए विवाह प्लस उत्सव। विवाह आ,
और ऊ, आ प्लस ऊ बराबर हो गया ओ। तो क्या हो गया, विवाहोत्सव। महा प्लस उत्सव, महा में आ प्लस ऊ, तो हमारा हो गया बराबर ओ, तो हो गया महोत्सव। नर प्लस उत्तम, आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो हो गया नरोत्तम। देखिए सब में ओ की मात्रा हमें मिल रही है, ऊपर हमें सब में ए की मात्रा मिली, नीचे हमें सब में ओ की मात्रा मिली। तो ये दोनों मात्राएं जहाँ हैं वहाँ हमें तुरंत पहचान जाना है कि हमारी कौन सी संधि है, हमारी गुण संधि है। अब कौन सा है, आ प्लस ऊ बराबर औ। अगर आ प्लस बड़ा ऊ है तो बराबर हो जाएगा औ। देखिए नव प्लस ऊड़ा नवोड़ा, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोर्मी समुद्रोमी। तो क्या हो गया, देखिए सब में हमारी क्या है, माफ़ करिएगा यहाँ पर औ की जगह ओ होना चाहिए, ओ हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो हो जाएगा नवोड़ा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोर्मी। तो ये हो गया। यहाँ पर भी देखिए हमारी सब में ओ की मात्रा हमें मिली। अब हम आते आ प्लस ऋर पर, तो आ प्लस ऋर बराबर अर हो गया। अर में क्या होगा, देव, मतलब आ आया हमारा, चाहे आ आए या फिर छोटा आ है, तो देव प्लस ऋषि। तो हमारी देखिए अब हम देवर्षि अगर बोलेंगे तो आपको अर की आवाज़ आएगी, देवर्षि बीच में आया अर, तो यही होता है हमारा आ प्लस ऋर बराबर अर। इसी तरह से महा प्लस ऋषि, आ प्लस ऋर बराबर हो गया अर, महर्षि। राजा, आ प्लस ऋर बराबर हो गया राजर्षि। अब हमें इसमें क्या देखना है, पहचानने का तरीका। अब हम क्या देखते हैं कि हमें इसमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है ए ओ अर। कौन सी, ए ओ अर। जहाँ पर हमें ए की मात्रा मिल जाए, जहाँ पर हमें ओ की मात्रा मिल जाए और जहाँ पर हमें अर की मात्रा मिल जाए, ये तीनों हमें जहाँ मिल जाए वहाँ पर हमारी क्या है, वहाँ पर हमारी गुण संधि है। देखिए उदाहरण में, नरेंद्र ए की मात्रा, सुरेंद्र ए की मात्रा, पुष्पेंद्र ए की मात्रा, नरेश में ए की मात्रा और परमेश्वर में ए की मात्रा, वीरोचित ओ की मात्रा आ गई, परोपकार ओ की मात्रा आ गई, हितोपदेश ओ की मात्रा, जलोर्मी जलोर्मी अर की मात्रा आई, अर की आवाज़ आई, जलोर्मी। देवर्षि अर, अर्थात क्या हो गई यहाँ पर गुण स्वर संधि। सप्तर्षि अर की, महर्षि अर, ब्रह्मर्षि अर, तो इन सब में हमें अर की आई आवाज़, तो वो हमारी हो गई आ प्लस ऋर वाली। तो इस तरह से हमने क्या देखी, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर। हमें इन तीनों को ध्यान रखना है। अगर ये तीनों हमारे सामने आते हैं तो हमें शब्द देखते ही पहचान लेना है कि ये हमारी गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब हम कुछ और उदाहरण से समझेंगे कि गुण स्वर संधि को बहुत अच्छे से समझ लें। क्या है, देखिए पहला अंत्य प्लस इष्ट, आ प्लस ई, अंत्य में आ है, ई में ईष्ट है, बराबर हो गया ए, तो क्या हो गया अंत्येष्टि, ए की आवाज़ आई, अंत्येष्टि। आगे है अप प्लस ईक्षा, अप आ और ईक्षा में बड़ी ई, तो आ और ई मिलकर हो जाता है ए, तो क्या हो गया अपेक्षा। महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई हो गया हमारा ए, तो क्या हो गया महेंद्र। अलका प्लस ईश, आ प्लस ई बराबर हो गया ए, तो क्या हो जाएगा अल्केश। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय यानी कि आ और प्लस उ बराबर हो जाता है हमारा उ, आ प्लस उ बराबर ओ, तो क्या होगा आ प्लस उ बराबर ओ, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति, ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पर। गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक, आ प्लस उ गंगोदक, ओ की मात्रा आई। उच्च प्लस उद्धर्व, उच्च प्लस उद्धर्व, आ प्लस उ, आ उच्च में आ प्लस उ बराबर हो गया ओ, उच्चोधर्व। गंगा प्लस उर्मी, आ प्लस उ बराबर ओ, गंगा में आ
ऊ बराबर हो गया ओ, तो क्या हो गया गंगोर्मी। ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो क्या हो गया ज्ञानोपदेश। ग्राम प्लस उत्थान, आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो क्या हो गया ग्रामोत्थान। नर प्लस ईश, आ प्लस ई बराबर ए, तो क्या हो गया नरेश। इस तरह आपने देखा कि हमने बहुत अच्छे से ये समझ लिया कि गुण स्वर संधि में हमें केवल 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जहाँ पर हमारी ए की मात्रा हो, जहाँ पर हमारी ओ की मात्रा हो और जहाँ हमें अर की आवाज़ आए, तो ये तीनों जहाँ पर हमें मिल जाएंगे हम ये तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारी गुण स्वर संधि है। तो साथियों, आगे की संधि लेकर आपके सामने फिर से तुरंत हाजिर होंगे और इसी तरह से आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और पढ़ते रहिए। बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और इसी कामना के साथ अब आइए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।